बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं और ये आलमी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो सऊदी अरब से। जिन लोगों को सऊदी अरब में दिलचस्पी है, क्योंकि मुसलमानों का अहम तरीन मुल्क है, हिजाज़ मुक़द्दस वहाँ पे है, खाना काबा मस्जिद नबी वहाँ पर है, तो सऊदी अरब पे पूरी दुनिया के मुसलमानों की नजर रहती है। सऊदी अरब के बादशाह अमली तौर पे तब्दील हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी बात है कि सऊदी अरब के बादशाह अमली तौर पर तब्दील हो चुके हैं। सऊदी फरमारवा की बीमारी के बायस मोहम्मद बिन सलमान ने मुल्क की बाग दौड़ संभाल ली है। ये AFP ने खबर दी है, इसको जर्मनी में शाया किया गया है, फ्रांस में शाया किया गया है, फ्रांस 24 ने इसको डाला, DW न्यूज ने इसको लिखा और AFP ने भी इसका हवाला दिया और इसके ऊपर एक बाकायदा रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने बुजुर्ग और बीमार वालिद की रियासत के बादशाह होने की तमाम तर जिम्मेदारियां अब खुद संभाल ली हैं और वो सऊदी अरब के बेताज बादशाह बन गए हैं। यानी उनकी ताजपोशी तो नहीं हुई, लेकिन इस वक्त सऊदी अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान है। वो मुल्क कैसे चलेगा, किस अंदाज में चलेगा और उसकी पॉलिसी क्या होगी, इस पर काम मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं। सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज रियाज में एक गैर मुल्की ओहदेदार के साथ उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी मार्च 2020 में। तब से लेकर अब तक उनकी कोई मुलाकात रिपोर्ट नहीं हुई। उनका आखिरी जो बैरून मुल्क सफर था वो जनवरी 2020 में था, जब सुल्तान काबूस की मौत पर वो ताज़ियत के लिए ओमान गए थे। उसके बाद से लेकर अब तक उन्होंने सऊदी अरब से बाहर कहीं कोई ट्रेवल नहीं किया और मार्च 2020 के बाद से यानी लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, पौने 2 साल, उन्होंने कोई मुलाकात ऐसी नहीं की जो रिपोर्ट की गई हो। बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज जो है, उनकी उम्र 86 साल है और वो मुल्क का बोझ नहीं उठा पा रहे। उनकी हालत क्या है इस बारे में नहीं बताया जा रहा, लेकिन उनकी जगह पे उनके 36 साल वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वो सदारती इजलासों में, आलमी वफद और मुअज़्ज़िज़ीन के इस्तकबाल समेत तमाम जो मुमलिकत के अहम तरीन काम हैं उनकी अंजामदही में मसरूफ नजर आ रहे हैं। यानी हर चीज को इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान कंट्रोल कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान जो कुछ हवालों से बड़े मकबूल हैं, कुछ हवालों से बहुत मुतनाज़े भी हैं। उनकी शख्सियत के ऊपर लोग उंगलियां भी उठाते हैं और बाज़ हवालों से उनको पसंद भी करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान अचानक एकदम नमूदार हुए थे आज से चंद साल पहले सऊदी अरब की सियासत में और उनके चांसेस नहीं थे वली-अहद बनने के, लेकिन फिर वो वली-अहद बने। डोनाल्ड ट्रंप से और उनकी फैमिली से, जैरेड कुशनर से उनकी बड़ी शानदार दोस्ती थी। उन्होंने इसराइल के हवाले से कुछ मुतनाज़े स्टेटमेंट भी दिए। मुबैना तौर पे इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू उन्हीं से मिलने के लिए न्यूम सिटी में जो नई बन रही है सऊदी अरब में, वहां पर आया और इनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात बड़े मिसाली रहे। इनके ऊपर जमाल खशोगी को कत्ल करने के इल्जामात भी हैं और दीगर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के इल्जामात भी हैं। ये एक बहुत वाइब्रेंट सऊदी शख्सियत है और कई हवालों से मनफी और कई हवालों से मुस्बत इनके बारे में राय है। ये सऊदी अरब को एक बिल्कुल मुख्तलिफ रियासत बनाना चाहते हैं, तेल के ऊपर से इन्हिसार कम करना चाहते हैं और उसको एक सियाहती मुल्क बनाना चाहते हैं, कारोबारी मुल्क बनाना चाहते हैं और उसके लिए ये सऊदी कवानीन जो इस्लामी कवानीन है उनको बहुत सारे इलाकों में तब्दील करने का भी इरादा रखते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने बड़े अहम फैसले किए हैं सऊदी अरब में तब्दीली के लिए, यानी खवातीन को गाड़ी चलाने का लाइसेंस देना, इवन महरम के बगैर सफर करना इस बारे में, और खास तौर पे कॉन्सर्ट्स करवाए म्यूजिक के, वो भी सऊदी अरब में पहली दफा हुआ। सिनेमा घर खोले गए, ये भी पहली दफा हुआ और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो सऊदी अरब में पहली दफा हो रही हैं और मोहम्मद बिन सलमान वो करवा रहे हैं। तो इनके ऊपर जो इस्लाम पसंद कुव्वतें हैं वो तनकीद भी करती हैं सऊदी अरब में और सऊदी अरब के बाहर भी, लेकिन ये काफी सख्त गिर पाए गए हैं और ये अपने फैसलों को शिद्दत के साथ, जोर के साथ
इंप्लीमेंट भी करवाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि सऊदी अरब का बादशाह प्रैक्टिकली तब्दील हो चुका है और अब मोहम्मद बिन सलमान, शाह सलमान की जगह पे मुल्क का इंतजाम मुकम्मल तौर पे संभाल चुके हैं। और ये सारी की सारी खबर आपको डिफरेंट सोर्सेज से आ रही है और दुनिया का मीडिया अब इसके ऊपर बात कर रहा है। दूसरी एक बड़ी खबर यूरोपीय यूनियन की तरफ से है और ये खबर भी उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी खबर मैंने आपको दी है। यूरोपीय यूनियन और सिक्योरिटी, ये दो अल्फाज अगर आप लिखें और फिर आप खबरों में जाएं, आलमी खबरों में, तो आपको पता चलता है कि इस वक्त पूरा का पूरा यूरोपीय यूनियन, ये सारे मुल्क मिलकर अपने इत्तेहाद को एक नए सिक्योरिटी जोन में डालने की तैयारी कर रहे हैं। यानी यूरोपीय यूनियन अपनी सिक्योरिटी के लिए एक नया बंदोबस्त कर रही है। यूरोपीय ममालिक में लंबे अरसे से यह बहस चल रही है कि क्या उन्हें अपनी हिफाजत के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के How to make chicken Manchurian. Start by stirring and stirring and no way. अपनी हिफाजत के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के ऊपर ज्यादा इन्हिसार करना चाहिए। तो अब जवाब आ रहा है नहीं। उसकी कुछ वजूहात हैं। यहाँ पे तो एक लंबी खबरों की फहरिस्त है। फ्रांस 24 है, वहां पे एक और खबर है, रॉयटर्स है, इन्होंने भी इसके बारे में लिखा है, डिफेंस न्यूज है, उन्होंने भी लिखा है। बेशुमार यूरोपियन अखबारात लगातार इसके ऊपर लिख रहे हैं और काम कर रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन में ये सोच पाई जा रही है कि उनको अपने मफाद के लिए अपना अलग एक सिक्योरिटी इत्तेहाद फौरी तौर पर बनाना चाहिए, नेटो की तर्ज का, और वो इतना ताकतवर हो कि वो पूरे यूरोपीय यूनियन का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। अमेरिका के ऊपर वो इन्हिसार अपना कम करना चाह रहे हैं। उसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। नंबर एक तो ये वजह है कि यूरोपीय यूनियन में जो ये चीजें डिस्कस हुई इन आर्टिकल्स में, वो हमने इकट्ठी की हैं, आपके सामने रख देते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि यूरोपीय यूनियन अपनी अलग की सिक्योरिटी क्यों चाहता है। नंबर एक, उनको ये लगता है कि अमेरिका यूरोपीय यूनियन की ताकत को अपने मफाद के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहा है। यानी जहां पे अमेरिका को लड़ना था वहां वो नेटो को, यूरोपीय यूनियन को अपने साथ लेकर गया और अपनी लड़ाई उसने इनसे लड़वाई, खुद भी लड़ा और इन सब के वोट अपने अकाउंट में रखे। यानी अक़वाम मुत्तहिदा में जब कोई बात हुई या कहीं भी हुई तो यूरोपीय यूनियन के जो बेशतर वोट हैं वो अमेरिका के साथ रहे, क्योंकि पूरा यूरोपीय यूनियन नेटो की सूरत में उनके साथ मौजूद था। लिहाजा पहली बात यह है कि उनको लगता है कि अमेरिका ने हमेशा अपने मफाद की लड़ाइयां उनको लड़वाई हैं। दूसरा, उनको ये लगता है कि जब जब यूरोपीय यूनियन को कोई मसला पड़ा है तो अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन के लिए वो लड़ाइयां उस शिद्दत से नहीं लड़ी जितना वो अपने मफाद के लिए लड़ता है। मिसाल के तौर पे जब रशिया को अफगानिस्तान में शिकस्त देनी थी तो तब अमेरिका ने अपना पूरा जोर लगाया, क्योंकि दुनिया में दो सुपर पावर के क्लेम करने वाले थे, एक रूस और एक अमेरिका। लेकिन अमेरिका ने रूस को शिकस्त दी पाकिस्तान की मदद से, यूरोपीय यूनियन की मदद से, अरब ममालिक की मदद से, और उसमें वो कामयाब हो गया। जब रशिया को शिकस्त हो गई, सोवियत यूनियन टूट गया, तो उसके बाद अब यूरोपीय यूनियन को रूस से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? रशिया ये चाहता है कि जो ईस्टर्न यूरोप के मुल्क हैं, ये बहुत सारे मुल्क हैं, रोमानिया है, बुल्गारिया है, बहुत सारे मुल्क हैं, क्रीमिया है, यूक्रेन है, रोमानिया है, ये सारे मुल्क जो हैं, रूस ये चाहता है कि ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा ना बने। रूस दूसरा ये चाहता है कि ये मुल्क नेटो का भी हिस्सा ना बने। अमेरिका ये चाहता है कि ये नेटो का हिस्सा बनके अमेरिका की ताकत में इजाफा करे, लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता कि ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बने, यानी इसके लिए वो कोई जोर नहीं लगाता। और जब रूस इन मुमालिक के साथ उसकी कोई चपकलिश होती है या यूरोपीय यूनियन के साथ कोई प्रॉब्लम होता है, तो अब अमेरिका रूस के साथ उस तरीके से डील नहीं कर रहा जैसा यूरोपीय यूनियन ने रूस के साथ डील किया था जब अमेरिका का रूस के साथ पंगा था। यानी अब अमेरिका के लिए रूस इतना बड़ा थ्रेट नहीं है, लिहाजा अमेरिका वहां पे उतना बॉदर नहीं कर रहा। यूरोपीय यूनियन बहुत तकलीफ में है, वो ये चाहते हैं कि ये ताकत उनको मिले। यहाँ रशिया ने कुछ धमकियां भी लगाई हैं, यहाँ रशिया ने कुछ वार्निंग्स भी दी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब चाइना के मामले पे अमेरिका इस वक्त चाइना की तरफ उसका मुंह है, वो ये चाहता है कि सारी दुनिया मिलकर चाइना को दबाए। तो वो यूरोपीय यूनियन से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अमेरिका की खातिर चाइना से बिगाड़ लें, जैसा कि आपने अमेरिका की खातिर रशिया से बिगाड़ी थी। यूरोपीय यूनियन को ये लगता है कि चाइना के साथ हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है, चाइना के साथ हमारा कारोबार है और वो हमें कभी कुछ कहते भी नहीं है, बल्कि हमें फायदा देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ अमेरिका के लिए चाइना से बिगाड़ देना कोई अकलमंदी नहीं है। मामला अगर हिफाजत का है
तहफ़्फ़ुज़ का है तो यूरोपीय यूनियन अपनी हिफाजत का बेहतर बंदोबस्त कर सकता है। ये 2 दर्जन से ज़ायद मुल्कों का एक इत्तेहाद है, लगभग 2.5 दर्जन मुल्कों का, और बहुत ताकतवर मुल्क है, बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क है, इनकी इकोनॉमी भी बहुत तगड़ी है। तो ये अपनी एक ताकतवर, बड़ी और मजबूत फौज बनाने की सलाहियत रखते हैं जो इनकी हिफाजत का कम से कम बेड़ा उठा सकती है। अब यूरोपीय यूनियन ये कहता है कि अमेरिका ने हमेशा अपना स्कोर सेटल किया है, लेकिन यूरोपीय यूनियन को बचाने में कभी संजीदा नहीं रहा, और ये स्टेटमेंट अमेरिका दे भी चुका है कि जरूरी नहीं है कि एक पर हमला सब पे हमला तस्वर किया जाए और जाकर के उसका जवाब उसी शिद्दत से दिया जाए कि आप जंग में शामिल हो जाएं। ये अमेरिका का बाकायदा स्टेटमेंट है और वो ये बयान दे चुके हैं। अगर यूरोपीय यूनियन का अपना अलग सिक्योरिटी निजाम होगा तो वो अमेरिका की सर्द जंगों से बच जाएगा, चाहे वो जंग अमेरिका किसी के साथ भी कर रहा हो। यानी आज अमेरिका का फड्डा जो है वो चाइना के साथ है, कल जापान के साथ भी हो सकता है, परसों किसी और के साथ भी हो सकता है, वो किसी को आगे निकलता हुआ नहीं देख सकता। लिहाजा अमेरिका की सर्द जंगें चलती रहती हैं। यूरोपीय यूनियन उनका हिस्सा बनकर दुनिया से अपने ताल्लुकात खराब करता है। यूरोपीय यूनियन को यह लगता है कि वो दुनिया को बेहतर अंदाज में डील कर सकते हैं अमेरिकी इत्तेहाद के बगैर, यानी वो अमेरिका को छोड़ नहीं रहे, वो अमेरिका से ज्यादा दूर नहीं जा रहे, वो अमेरिका से ताल्लुकात खराब नहीं कर रहे, लेकिन वो अमेरिका से ताल्लुकात की कीमत पर दूसरों से भी अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। इसलिए वो अब अपनी एक फौज के बारे में, नेटो तर्ज के ऊपर अपनी एक बड़ी सिक्योरिटी फोर्स के बारे में सोच रहे हैं और लगातार इस पे काम कर रहे हैं। ये खबरें बहुत सारी जगहों पर शाया हुई हैं। जुमेरात को ब्रसेल्स में एक इजलास हुआ है और उस इजलास की खबर भी मैं आपको दे देता हूं, जहां से ये सारी चीज जो है वो साबित हो जाएगी। वहां पे यूरोपीय कमीशन की जो सदर है खातून, उन्होंने, और यूरोपीय काउंसिल के जो सदर हैं चार्ल्स मिशेल, उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि आलमी अदम इस्तेहकाम, पेचीदा स्ट्रेटेजिक मुसाबकत और सलामती के खतरात से निपटने के लिए यूरोपीय यूनियन अब अपनी हिफाजत की ज्यादा जिम्मेदारी खुद लेगा। ये उन्होंने साफ कहा है। यूरोपीय यूनियन की जो प्रेसिडेंट है, कमीशन की जो सदर है उन्होंने भी, और जो काउंसिल के सदर हैं उन्होंने भी, दोनों ने एक ही बात की है। तो यहां से ये चीज कंफर्म हो जाती है। दूसरी जानिब रशिया ने खबरदार किया है एक बात से, उन्होंने 2 मुतालबात दोहराए हैं, बहुत सारे और भी बड़े मुतालबात हैं। रूस की जो 2 अहम शराइत हैं वो तो ये है कि नेटो मशरकी यूरोप से निकले और जो मिसाइलों की तैनाती है उनको महदूद करे इस खित्ते के अंदर रूस के मुखालिफिन। अब यहाँ पे जो मशरकी यूरोप है, रोमानिया है, बल्गारिया है, यूक्रेन है, जॉर्जिया, बेलारूस, ये कुछ मुल्क जो है वो सोवियत यूनियन के हैं, कुछ जो हैं वो मशरकी यूरोप के हैं, जैसे चेक रिपब्लिक है, हंगरी है, अल्बानिया है, एस्टोनिया है, लिथुआनिया है, पोलैंड है। ये मुल्क बहुत अहम है। रूस चाहता है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहजाद अली और मेरी शॉप का नाम है जुगनू आटोस। देखें भाई, कोई भी काम छोटा बड़ा है कि यहाँ पे जो यूरोपीय यूनियन है उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा ना हो और यहाँ से रशिया को दबाने के लिए कोई बंदोबस्त ना किया जाए, जबकि यूरोपीय यूनियन इसके बिल्कुल उलट चाहता है। अमेरिका यहाँ की ताकत को अपने हक में तो इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन यूरोपीय यूनियन के मफादात का ख्याल नहीं रखता। ये है फड्डा। अब रूस ने वहां पे जो इस वक्त जंग के दहाने पे खड़ा है यूक्रेन के साथ, तो रूस ने ये वार्निंग जारी की है कि फौरी तौर पे नेटो मशरकी यूरोप से निकल जाए, इन मुल्कों में जहां जहां पे नेटो की मौजूदगी है वो यहाँ से निकल जाए और जो मिसाइलों की तैनाती है उनको महदूद करे, जो रशिया के लिए खतरा है उसको खत्म किया जाए। दूसरी जानिब अमेरिका की जंगी ज़हनियत को जांचते हुए और उसको समझते हुए रूस और चीन ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। ये एक तारीखी नौयत का फैसला है। दुनिया की 2 बड़ी ताकतों चीन और रूस ने आलमी इस्तेहकाम और अमन के क़याम की गर्ज से, वैसे तो ये सुनने में लफ्ज बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन एक्चुअली उन्होंने अमेरिका का बंदोबस्त करने की तैयारी की है। रूसी मीडिया के मुताबिक इस हवाले से चीनी और रूसी सदूर ने एक वीडियो लिंक मुलाकात की है और 21वीं सदी का एक बड़ा नमूना करार दिया जा रहा है दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को। यानी 21वीं सदी में ये एक नया सबसे बड़ा इत्तेहाद होगा, चीन और रूस का मिलकर काम करना। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आलमी सतह पर रूस और चीन इनके दरमियान करीबी हमांगी और आलमी मसाइल के हल के लिए जिम्मेदाराना मुश्तरका नुक्ता नजर
बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में इस्तेहकाम के अहम अनासिर हैं। यानी समझे बात को आप कि अमेरिका के अंदर एक रूसी सफीर है, एक चाइनीज सफीर है, वो दोनों मिलकर मुश्तरका एक आर्टिकल लिखते हैं और बैनुल-अक़वामी मीडिया में छपवाते हैं। किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ। ये बात बता रही है कि रशिया और चाइना को समझ आ गया है कि अगर ये दोनों अलग अलग रहे तो अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर बारी बारी इनका शिकार करेगा। ये वो बात है जो मुसलमानों को समझ नहीं आई। मुसलमान कभी इकट्ठे नहीं हो पाए और मुसलमानों को अलग अलग करके सबको बारी बारी फैंटी लगा रहा है अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर। लेकिन रशिया और चाइना को यह बात जल्दी समझ आ गई है कि अगर वो अलग अलग रहेंगे तो वो बारी बारी इन दोनों का शिकार करेगा, लेकिन अगर ये इकट्ठे रहेंगे तो वो अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और ये इत्तेहाद अमेरिका को किसी सूरत भी हजम होने वाला नहीं है। अब इस खबर के आखिर में पता क्या लिखा हुआ है? ये CNBC की न्यूज है। इसके आखिर में लिखा है कि इन दोनों मुमालिक ने खास तौर पे जब अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने और बरतानिया ने बीजिंग ओलंपिक्स का सफारती बाइकॉट किया तो इसके बाद चीन और रूस के ताउन को मजीद गहरा करने की जरूरत पर जोर दिया है। ये मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका के सबसे बड़े 3 इत्तेहादी हैं, बरतानिया, दूसरा कनाडा, तीसरा ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह रशिया और चाइना भी अब बड़े इत्तेहादी बनने जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।